बीए भाग प्रथम में सामाजिक मानव शास्त्र पुस्तक में हम आज विवाह के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम विवाह की परिभाषा अर्थात विवाह किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए, विवाह एक सर्वव्यापी संस्था है। इसका तात्पर्य यह है कि विवाह एक संस्था ही नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक संस्था है। विभिन्न संस्कृतियों में भिन्नता होने के कारण विवाह के रूप में अंतर पाया जाना भी बहुत स्वाभाविक है। कुछ समाजों में, जैसे हिंदू समाज में, विवाह का स्वरूप धार्मिक होता है, जबकि कुछ संस्कृतियों में विवाह को एक संबंध के रूप में देखा जाता है। वहीं मुस्लिम समाज में विवाह को एक समझौता माना गया है। कुछ पश्चिमी समाजों में विवाह मित्रता का एक सुविधापूर्ण समझौता है, जबकि अनेक आदिम समूहों में विवाह को एक आर्थिक संस्था माना गया है, क्योंकि उनके यहाँ स्त्री को ही संपत्ति के रूप में देखा जाता है। इसके पश्चात यह ध्यान रखना चाहिए कि विवाह एक ऐसी संस्था है जो सभी समाजों में स्त्री व पुरुष को यौनिक संबंधों को नियमबद्ध करने की पूर्ति करने की अनुमति प्रदान करती है और समाज में निरंतरता बनी रहती है। विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर लिखते हैं कि विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। लूसी मेयर की इस परिभाषा से विवाह को स्त्री व पुरुष के ऐसे संबंधों के रूप में स्वीकार किया है जो संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें वैध घोषित करते हैं तथा इसके फलस्वरूप माता पिता एवं बच्चों को समाज में कुछ अधिकार एवं परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। एक और डॉक्टर रिवर्स लिखते हैं कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह कहा जाता है। वेस्टरमार्क लिखते हैं, विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें विवाह से संबंधित दोनों पक्षों और उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चों के अधिकार और कर्तव्य शामिल होते हैं। एक और मजूमदार व मैदान लिखते हैं कि विवाह में कानून या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो दो भिन्न लिंगियों को यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। मजूमदार व मदान की इस परिभाषा से विवाह को दो विषमलिंगियों में यौन संबंध स्थापित करने की एक कानूनी, सामाजिक व आर्थिक स्वीकृति माना है। साथ ही विवाह स्त्री व पुरुष को विभिन्न सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं में सहभागी बनने का अधिकार भी प्रदान करता है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि विवाह वह साधन है जो विषम लिंगियों को यौन संबंध स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य विषम लिंगियों को सापेक्ष रूप से स्थायी संबंध में बांधा जाता है। संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण व समाजीकरण करना विवाह का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। जब हम विवाह के उद्देश्यों पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि विवाह परिवार की आधारशिला है और परिवार में ही बच्चों का समाजीकरण एवं पालन पोषण होता है।
समाज की निरंतरता विवाह एवं परिवार से ही संभव है। विवाह नातेदारी का भी आधार है। विवाह के कारण ही कई नए संबंधों का जन्म होता है। विवाह से दोनों पक्ष के लोगों में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। जैसे एक व्यक्ति दामाद, जीजा, फूफा, मौसा आदि बनता है तो स्त्री पत्नी, बहू, भाभी आदि बनती हैं। इनसे उत्पन्न संतानें दोनों पक्ष वालों की रक्त संबंधी होती हैं। यही नहीं बल्कि विवाह का आर्थिक उद्देश्य भी होता है। आदिवासियों में आर्थिक हितों की रक्षा एवं भरण पोषण के लिए विवाह आवश्यक है। मानसिक संतोष एवं रोगों से मुक्ति पाने के लिए विवाह जरूरी है। विवाह का एक उद्देश्य धार्मिक क्रियाओं की पूर्ति भी है। जैसे कि हिंदुओं में माना गया है कि किसी भी स्त्री के अभाव में कोई भी धार्मिक क्रिया पूर्ण संपन्न नहीं मानी जाती है। मूडोग ने लगभग 200 समाजों का अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी समाजों में विवाह के 3 उद्देश्य समान रूप से पाए जाते हैं। यौन संतुष्टि, दूसरा आर्थिक सहयोग, तीसरा संतानों का समाजीकरण एवं पालन पोषण। विवाह का एक प्रमुख लक्ष्य यौन इच्छाओं की पूर्ति है, जिसे सभी समाजों में मान्यता प्राप्त है। यद्यपि विवाह के उपयुक्त उद्देश्य सभी समाजों में पाए जाते हैं, परंतु अंतर केवल यही है कि किसी समाज में धार्मिक कार्यों के संपादन, किसी में यौन इच्छाओं की पूर्ति, किसी में आर्थिक सहयोग तो किसी में संतानों के समाजीकरण एवं पालन पोषण पर विशेष जोर दिया जाता है। धन्यवाद।